आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आप आरएसएस में कब शामिल हुए और क्यों शामिल हुए? आरएसएस में मैं शामिल नहीं हुआ। क्या हुआ कि मैं गांव में था, मेरा गांव से मऊखेड़ा है, तो वहाँ सत्यनारायण पालीवाल आरएसएस के संगठनों को चलाते थे। उसी दौरान क्या है कि उससे पहले मैं बाल छात्र नेता के रूप में था, तो उन्हों को आवश्यकता थी, तो उन्हें मुझे बुलाया गया था बाल नेता के रूप में। उस दौरान कोई ऐसी परिस्थिति थी उसके बारे में कभी बात करेंगे, किंतु जब उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मैं आरएसएस में वहाँ शाखा लगाई गई थी। शाखा की जो प्रक्रिया सारी सभी प्रकार की हुई, और फिर उन्होंने लास्ट में जो बैठते हैं, कबड्डी खेलते हैं और खेल खेलते हैं, और लास्ट में बैठ के बौद्धिक चर्चा करते हैं। बौद्धिक चर्चा के दौरान उन्होंने किसी को राक्षस कहा, किसी को क्या कहा, किसी को क्या कहा। मेरी उत्सुकता बढ़े कि राक्षस थे तो कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। तो मैं इसमें जाना चाहता था। फिर देखते हैं ये क्या क्या मामला है, क्या नहीं है, और मैं इनसे जुड़ता रहा। और वो उसी दौरान ये कांग्रेस ने वो इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी लगाने के बाद में आरएसएस उसमें काफ़ी सक्रिय हुआ था, और नाथू सिंह गुर्जर को वहाँ से खड़ा किया गया था। मुझे लेकर के मेरा उन्होंने फ़ायदा उठाया, जगह जगह ले जा करके मुझे कहा कि ये फला गाँव का जो उनके फादर लीडर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका लड़का है। तो उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, उन्होंने गाड़ी में बिठा के जगह जगह ले गए थे, तो जगह जगह बताया। फिर मैं देखता रहा था ये मामला क्या है। तो भाई बच्चा था, कोई पैसा नहीं था, कोई इंडिपेंडेंट नहीं था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। फिर मैं चला गया सूरतगढ़। अब सूरतगढ़ जाने के बाद मैं वहाँ शाखा लगती थी, तो मैं वहाँ जाता था, तो मुझे एक ऐसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, परंतु शामिल मैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा मेरी अच्छी वो थी, तो वो मेरे को मना भी नहीं कर सकते थे, तो मैं बीच में बैठता करता। तो किसी ऐसे ऐसे धर्म स्थलों को वो सोमनाथ के मंदिर को बताते हैं कि ये उसके दरवाजे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब हुआ, जो इतने क्रांतिकारी, इतने मतलब जो सिख धर्म, और उस पर इस तरह का ये आरोप लगाना। फिर मैं उनके बीच में चलता रहा। उसी दौरान एक जितेंद्र नाम का लड़का, जिसको पपिया कहते थे, वो आरएसएस जितेंद्र गुप्ता, तो उसने मुझे दोपहर को, मई का महीना था, दोपहर को टाइम था, धूप पड़ रही थी, तो वो एक टाली के नीचे खड़ा था। ये कब की बात है? ये लगभग 80 की बात है, 1980 की बात है। मैं लंबा नहीं करना चाहता था, वीडियो बस गाँव की भी काफ़ी वो थी, परंतु मैं सीधा ही फिर हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मन की बोलिए, कि आपसे हमने कभी भेदभाव किया? तो मैंने सीधा से कहा कि मेरे पैरों में जूती नहीं देखी क्या? स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं नहीं सॉरी अंकल जी, सॉरी अंकल जी, क्योंकि वो छोटा था, बच्चा था। मिस करने वाला तो किसकी हिम्मत है, तो बता दीजिए, देश हमारा है,
हम यहाँ के रहने वाले हैं, इतनी तो अहमियत रखता हूँ जो कि मैं अगली के बराबर कर सकता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी आप बुरा मानेंगे फला मानेंगे करके कर। फिर उन्होंने कहा साहब फिर मैं शांत होकर के फिर उन्होंने कहा मामला क्या है कि जी वो एक नेता है उसका नाम है काशीराम। काशीराम है तो वो कहता है तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। तो मैं दिखता क्यों मैं जानता नहीं कौन है क्या है कैसे। तो मैंने सोचा रात को मन के देखे ये व्यक्ति एक छोटा सा लड़का है और इसको पता है पूरे इंडिया में जितने भी SC/ST के लोग हैं OBC के, और उस व्यक्ति के बारे में किसी को भी जानते नहीं, कोई भी नहीं जानता। तो मैं सोचा है कि कोई मामला तो गड़बड़ है। फिर मेरे एक साथी और बने सुशील कुमार अरोड़ा थे, उनके ही फ्रेंड थे गोप सिंह राजपूत, और उसी दौरान था रज्जू भैया RSS के संचालक थे। तो वहाँ करणी धर्मशाला के अंदर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में मुझे भी कहेगा आप भी आना, तो मैं चला गया और मैंने वहाँ SC/ST OBC के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन किए। तो प्रणामी जी थे वहाँ संचालक, उसने तुरंत वहाँ वो मीटिंग को बंद कर दिया। मीटिंग को बर्खास्त क्यों किया इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो मैंने क्वेश्चन किया इस बारे में। कौन सा क्वेश्चन किया आपने, क्या किया? भाई इन जातियों को आप बराबर में क्यों नहीं लेते हो, क्या है क्या नहीं है कैसे। तो फिर आप कौन हैं? मैं सीताराम बैनर्जी। मैंने उनको वो गोप सिंह के माध्यम से गया, मैं गोप सिंह राजपूत था, मुझे भी वो राजपूत समझते थे। फिर वो मुझे तो जानकारी थी भाई RSS किस तरह के संगठन की, इतने दिन रहा हूँ तो पता लग गया। और 6 महीना हुए और उसके बाद मेरे पास कुछ मेरे साथी जो मेरे साथ रहे हैं वो मेरे पास आए। कब की बात है? ये 80 के 85 के बीच की बात होगी। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा साहब बहुत बहुत बधाई हो, आपको चुन लिया गया। मैंने कहा मुझे किस बारे में चुन लिया गया, कैसे है क्या नहीं है। नहीं साहब आपका अच्छों का नंबर नहीं आ रहा, आपका नंबर आ गया। मैंने किस में नंबर आ गया? असम जाने का नंबर आ गया। मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा कि सीधा सच कहा यार मेरे साथी नहीं मेरे दुश्मन हो जो मुझे मारने के लिए भेजना चाहते हो, साफ इस पर सच कहा। और मैं जानता हूँ आपकी रग भी जानता हूँ। मैंने फिर उस दौरान में खुल के कहा मैं मेरी नौकरी अच्छी खासी छोड़ करके असम में किस लिए जाऊंगा। उस दिन के बाद वो मेरे से आज तक नहीं मिली। असम में क्या था, वो क्यों भेजना चाह रहे थे, उनका क्या भाई था? एक वो है कि व्हील फल होता है, व्हील फल होता है, उसको तोड़ने के लिए ऐसी सख्त चीज का इस्तेमाल किया जाता है जो वो आसानी से टूट जाए। तो वहाँ के लोगों को तोड़ने के लिए उसी तरह का आदमी को वहाँ भेजते थे, इनकी चोरी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ RSS एक विशेष धर्म से संबंध रखता है और विशेष धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो वर्णन है उनको इस्तेमाल करता है। यदि आपके साथ बैठा है तो आपके साथ आपका भाई बेटी भाई भतीजा कोई भी को आपके दुश्मनी के रूप में खड़ा कर देगा, भाई को लड़ाने का काम करता है। जैसे कि आपको जिसको भक्त प्रहलाद कहा गया है तो उसको बाप को और बेटे को हालांकि वो काल्पनिक है या सही है कैसा नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
किंतु उस पुस्तक में ये वर्णन है। तो मेरी बेटी को मेरे सामने खड़ा कर देंगे या बेटे को सामने खड़ा कर देंगे। ये उन धर्म ग्रंथों का सार है। क्यों चाहते हैं उन धर्म ग्रंथों को लागू करना? कि उसके आधार से वो राज करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। रही जाति के बारे में आपने पूछा, जाति तो जाति वो आरएसएस में बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं, भाई साहब कह के बात करते हैं, और वो जिस किसी को भी ले जाते हैं उसे डायरेक्ट जाति नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते हैं, जो उसे ले गया है उसे इशारे में पूछते कौन है। तो यहाँ भारत में तो जाति के बिना तो किसी का परिचय पूरा नहीं होता। ये कैसी बात है कि वो जाति नहीं पूछते? क्योंकि उन्हें पता नहीं लगे कि हमने जाति पूछी नहीं, कितना अच्छा संगठन है। तो वो भूल में रहे लोग बाग, भूल में रहे लोग बाग। अभी दूसरी बात ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक होता है सुखद पलायन और एक है दुखद पलायन। जो आरएसएस में दूध खा के वापिस आए हैं, लौटे हैं, उन्होंने अपने प्रसिद्धि के लिए पता नहीं क्या क्या वीडियो जारी किए, हमने ये कर दिया अपना, क्योंकि दूध खा के आए हैं और समाज उनको सम्मान दे रहा है। हम वहां से किसी प्रकार का कोई निकाले हुए नहीं है, नहीं निकला। हम तो वहां जानकारी लेने गए थे, ना ही हमें अपमान कभी किया। करते तो हम जानते थे कि कैसे करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के बारे में अभी कुछ वर्षों की बात है, मुझे यहाँ ले गए थे एक चौधरी जी हैं यहाँ, उनका नाम मैं भूल गया, आरएसएस गए थे। आरएसएस की मीटिंग थी, तो आरएसएस की मीटिंग थी, वार्ड मेंबर के चुनाव थे। तो एक किसी से पूछा कि यार आप को काम दिया, वो आपने काम किया या नहीं किया? उन्होंने कहा मैं यार काम मैं इन पर लाया हूँ सीताराम जी को। देखिए आप सीताराम जी आए हुए हैं, वो तो मेरे को खड़ा और अच्छा आए हुए हैं, कहाँ बैठे? वो उधर बैठा, तो बैठा खड़ा हुआ, माला वाला पहनाई मेरे को और स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा सीताराम भाई साहब से निवेदन है कि आप बद्री मीणा जी को जिताना है। तो मैंने कि बद्री मीणा जी को जिताएंगे, 100% जिताएंगे और जीतेंगे। फिर वो मुन्ना लाल कामयाल जो आरएसएस के यहाँ मुखिया हैं, उन्होंने कहा हाथ जोड़ के कि भाई साहब से निवेदन है कि वोट बीजेपी को दिलाना है। मैंने कि बीजेपी को वोट तो कभी नहीं दिलाऊंगा, किंतु बद्री मीणा जी को जिताने की कोशिश करें और वो जीते। फिर कुछ समय बाद एक खंडेलवाल जी थे, वो मिले, यार आप जैसे बोर्ड मैंने नहीं देखा, जो स्पष्ट कह रहे हैं कि वोट नहीं दिला। तो वास्तव में कह रहा हूँ, मर सकता हूं पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब आपको आरएसएस ने नहीं निकाला, आप क्यों नहीं आरएसएस से निकल कर वापस आए? अब मेरा काम हो गया। तो आपने आरएसएस में क्या काम हो गया, क्यों गए थे? जानकारी होगी। वास्तव में आरएसएस करना क्या चाहता है। यदि मैं कहूं कि विश्व में सबसे बड़ा खतरनाक संगठन है तो आरएसएस है, और सभी से निवेदन है कि इससे बच कर। नहीं, आपने कहा कि ये सबसे खतरनाक संगठन है, इसका थोड़ा सा हमें बताइए, कैसे खतरनाक संगठन है? क्या ये देश, ये तो अपने आप को कहता है कि भाई हम तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए ये संगठन बनाया। हमारे संगठन का नाम दूर तक नहीं है, उनमें राष्ट्र की भावना दूर तक नहीं है। उनमें दूर तक उनमें भावनाएं नहीं है। बताइए। आपको पता होगा 16 जगह बम फटे थे। कब की बात कर रहे हो आप? 8 के आसपास, 2008 के आसपास। उस दौरान मैंने पूर्वाभास लगाया था। वैसे मैं उस दौरान आरएसएस के उसमें नहीं था। मैंने श्रीमती को फ़ोन किया था कि हो सकता है कि बच्ची कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, क्या हो सकता है। तो बाद में पता लगा कि भाई ये इस तरह ये हो रहा है, और अखबारों में यही पता है।
बम विस्फोट हो गए। और वो फिर अखबारों में आए 16 जगह शायद बम विस्फोट हुए हैं। और इनके इतने 55 संगठन तो मेरे पास लिस्ट थी, उसमें थे। आप कहीं न कहीं ले दे करके किसी न किसी संगठन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ले लेंगे। इनके संगठन, इतने संगठन हैं जिनके माध्यम से आप बच नहीं सकते। ये कैसे कह सकते हो कि आप बच नहीं सकते इनसे? किस आधार पर कह सकते हो आप, मुझे थोड़ा सा बताइए। कोई किसान है, कोई छात्र है, या कोई और इस तरह का संगठन है, हिंदू संगठन है, या जो भी इन्होंने बनाए हुए हैं, तो उनमें कोई न कोई किसी न किसी रूप से शामिल है। आजकल लोकतंत्र के युग में क्या उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि भाई हम इस संगठन में शामिल हो रहे हैं, और हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हैं, और ये संगठन हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, उसके बाद में भी वो लोग क्यों जाते हैं उसमें? इसके बारे में भी बताइए। देखो जी, मनुष्य का स्वार्थ होता है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि गया है, उसका कोई स्वार्थ है, वो जाता है और माँ से लाभ खा के आता है। अब आप समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई ये संगठन कितना खतरनाक है समाज के लिए? वैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि आरएसएस मैंने विश्व स्तर का कहा है, मैं इंडिया लेवल का नहीं कहा, विश्व स्तर का कहा है, क्योंकि उनकी भावनाएं, उन्होंने अपने उसमें ये कहा कि हमें विश्व स्तर का, पूरे विश्व का राज करना। जो उनकी अंदरूनी भावनाएं हैं, जहाँ आरएसएस शाखाएं लगती थी, वहाँ ये बताते हैं, जब वहाँ बैठते बताते हैं कि पूरे विश्व में हमें राज करना है, राज करना है। का अर्थ ये नहीं है कि कहीं खेल तमाशे हैं, राज लेना है, राज करना है। साथियों, ये जिनसे हम बात कर रहे थे, ये सीताराम बैरवा जी हैं, और ये आरएसएस को बहुत अच्छी तरह देखे हैं, और ये बचपन से ही आरएसएस में शामिल हो गए थे, और ये धक्के मारकर बाहर नहीं निकले हैं। ये कुछ सीखने के लिए इस संगठन में गए थे, और सीखकर ये वापस आ गए हैं। और ये वीडियो इतना ही। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।